ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। कीव पर रूस ने ड्रोन अटैक कर दिया। यूक्रेन ने दावा किया कि रात में रूस के 21 ड्रोन कीव पर मंडराए, जिन्होंने ताबड़तोड़ हमला किया। यूक्रेन ने जानकारी दी कि इस हमले में 4 लोगों की मौत हुई, जबकि कई लोग घायल हुए। ड्रोन अटैक में कीव के दो बड़ी इमारतें गिर गईं, जिनके मलबे में कई लोगों के फंसे होने की आशंका है, क्योंकि रात के अंधेरे में आए रूस के आत्मघाती ड्रोन कीव की इमारतों से टकराए और देखते ही देखते वो मलबे के ढेर में बदल गई। ये दावा यूक्रेन ने किया और जानकारी दी कि रूस के आत्मघाती ड्रोन रात में आए और उन्होंने कीव पर अटैक कर दिया। यूक्रेन ने दावा किया कि इस बार भी अटैक शाहिद 136 ड्रोन से हुआ, यानी रूस ने कीव की नींद उड़ाने के लिए फिर से ईरान के आत्मघाती ड्रोन भेजे, जिन्होंने फिर वैसा ही तांडव किया जैसा कुछ महीने पहले कीव में तब हुआ था, जब रूस से क्राइमिया को जोड़ने वाला कर्ज ब्रिज उड़ाया गया था। और यूक्रेन का दावा है कि इस बार भी रूस ने कीव को बर्बाद करने के लिए ईरान के ड्रोन ही भेजे थे, जो 1-2 नहीं बल्कि 21 थे, जिनमें 16 को यूक्रेन की सेना ने मार गिराया। यूक्रेन ने जानकारी दी कि रूस ने पूरी रात कीव पर हमला किया और उसके ड्रोन लगातार कीव पहुंचते रहे, जो कीव की 2 बड़ी इमारतों से टकराए, जिसके बाद वो इमारतें भरभरा कर गिर गईं और उनके मलबे में कई लोग दब गए। 4 लोगों की मौत की भी खबर है। यानी ईरान के ड्रोन एक बार फिर कीव पर कहर बनकर टूटे। कीव यूक्रेन की राजधानी है और रूस से करीब 4,500 किलोमीटर दूर है, जहां रूस ने एक बार फिर बड़ा हमला किया, वो भी जापान के पीएम फुमियो किशिदा के वहां से निकलने के कुछ घंटे बाद। किशिदा भारत से निकलकर अचानक यूक्रेन पहुंचे थे, जहां उन्होंने यूक्रेन का साथ देने का भरोसा दिया। उनका यूक्रेन दौरा तब हुआ जब शी जिनपिंग रूस में थे। मतलब एक तरफ चीन और रूस के बीच बात हो रही थी, तो वहीं दूसरी ओर जापान और यूक्रेन के बीच। लेकिन शी जिनपिंग के रूस से और फुमियो किशिदा के यूक्रेन से निकलने के बाद पुतिन पुराने तेवर में लौट आए। और एशिया के दोनों बड़े नेताओं के रूस और यूक्रेन से निकलते ही उन्होंने ऐसा बम फोड़ा जिसकी गूंज पूरी दुनिया ने सुनी। मतलब पुतिन ने यूक्रेन को बता दिया कि वो नहीं रुकेंगे, जब मन करेगा तब कीव पर अटैक करेंगे, क्योंकि उन्होंने शी जिनपिंग के जाने के बाद 24 घंटे भी इंतजार नहीं किया और कीव को बर्बाद करने 21 ड्रोन भेज दिए। उधर जेलेंस्की से मुलाकात के दौरान जापान के प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा ने पुतिन को चुनौती दे दी। वो एक दिन पहले ही अचानक यूक्रेन दौरे पर राजधानी कीव पहुंचे, जहां उन्होंने पुतिन को ललकारने का एक भी मौका नहीं छोड़ा। फुमियो किशिदा और जेलेंस्की के बीच ये मुलाकात ऐसे वक्त में हुई जब चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग रूस में मौजूद हैं। इस दौरान जापान के प्रधानमंत्री ने जेलेंस्की से मिलकर उन्हें हर संभव मदद का भरोसा दिया। इसके साथ ही उन्होंने पुतिन को खुलकर चुनौती दे दी कि वो उनकी किसी भी धमकी से नहीं डरेंगे। जापान के प्रधानमंत्री को पुतिन को आंख दिखाने की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि एक दिन पहले ही रूस ने उसे डराने के लिए अपने बॉमर उसकी सीमा के नजदीक भेज दिए थे। खबर के मुताबिक रूस के 2 Tu-95MS ने जापान की हवाई सीमा के करीब जापान सागर के ऊपर उड़ान भरी। और ये रूस के वो बॉमर हैं जो परमाणु बम गिराने की ताकत रखते हैं। कहा जा रहा है कि इन बॉमर को जापान के नजदीक भेजकर पुतिन ने यह संदेश दिया कि अगर जापान ने यूक्रेन का साथ दिया तो उसका भी अंजाम बुरा होगा। लेकिन फुमियो किशिदा पर इन धमकियों का कोई असर नहीं हुआ। वो कीव में जेलेंस्की से मुलाकात करने के बाद बूचा शहर भी गए, जहां रूसी सेना पर नरसंहार करने का आरोप लगाया जाता है। इसके साथ ही उन्होंने रूस और चीन को यह संदेश दे दिया कि वो जरूरत पड़ने पर इन दोनों देशों का मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। असल में पूर्वी चीन सागर के कई द्वीपों को लेकर जापान का रूस और चीन दोनों के साथ पुराना विवाद है। इसी वजह से ये दोनों देश मिलकर जापान को घेरने में जुटे हैं। यही नहीं, पिछले साल के अंत में रूस और चीन ने जापान सागर में एक बड़ी मिलिट्री ड्रिल कर उसे डराने की भी कोशिश की थी, जिसके बाद जापान ने पहली बार अपने रक्षा बजट को कई गुना बढ़ा दिया। इसके साथ ही उसने अपनी सुरक्षा बढ़ाने के लिए अमेरिका के साथ घातक हथियारों की बड़ी डील भी कर ली। लेकिन पुतिन तब जापान पर और भड़क गए जब उसने रूस पर प्रतिबंध लगाने में अमेरिका और पश्चिमी देशों का साथ दिया। इसी वजह से जापान पुतिन के निशाने पर है। इस बीच फुमियो किशिदा के यूक्रेन पहुंचने से जेलेंस्की की भी हिम्मत बढ़ गई। उन्होंने इस मुलाकात का वीडियो खुद जारी किया। वहीं जापान के पीएम ने उन्हें मई में होने वाली दुनिया के 7 विकसित देशों के समूह G7 की बैठक में शामिल होने का न्योता भी दे दिया। इस बैठक की मेजबानी जापान कर रहा है। खबर है कि जेलेंस्की इस बैठक में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ेंगे। इधर राजस्थान के अजमेर से हैरान करने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां एक झूला कई फीट की ऊंचाई से जमीन पर गिरता दिखाई दिया। जिस वक्त यह हादसा हुआ, झूले में कई लोग बैठे हुए थे, लेकिन तभी झूला ऊंचाई से नीचे जमीन पर गिर गया। इस हादसे का जो वीडियो सामने आया उसमें झूला काफी ऊंचाई से धीरे धीरे नीचे आता दिखाई दिया। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन तभी झूले में लगी केबल टूट गई और वो तेजी से जमीन पर जा गिरा, जिसके बाद वहां चीख पुकार मच गई। इस हादसे में 11 लोग घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया।
गनीमत ये रही कि इतने भीषण हादसे के बाद भी सभी की जान बाल बाल बच गई। यह हादसा अजमेर के सिविल लाइंस इलाके में हुआ। उधर पाकिस्तान और अफगानिस्तान में भूकंप से कई लोगों की मौत हो गई। मंगलवार की रात आए इस भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर 6.6 मापी गई, जिससे जमीन थर्रा उठी। भूकंप के तेज झटके करीब 30 सेकंड तक महसूस किए गए। इस दौरान घबराए हुए लोग घरों से बाहर निकलकर खुली जगहों की ओर भागते नजर आए। पाकिस्तान की मीडिया के मुताबिक वहां भूकंप से अलग अलग जगहों पर कई मकान जमींदोज हो गए और भूकंप ने पाकिस्तान में 11 लोगों की जान ले ली। वहीं अफगानिस्तान के स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक भूकंप से वहां 4 लोगों की मौत हो गई। इस बीच इजरायल की मीडिया ने दावा किया कि जनता के बाद अब सेना ने भी नेतन्याहू सरकार के खिलाफ विद्रोह छेड़ने की तैयारी कर ली है, क्योंकि एक रिपोर्ट के मुताबिक बड़ी संख्या में वहां की वायुसेना के पायलट और जवान न्यायिक प्रणाली में फेरबदल के विरोध में सड़क पर उतर सकते हैं। जबकि कुछ रोज पहले ही दुनिया के बेहद आधुनिक लड़ाकू विमानों में एक F-15 थंडरबर्ड को उड़ाने वाले पायलटों ने नेतन्याहू सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था। उस दौरान इजरायल की वायुसेना के 37 पायलटों ने विद्रोह कर दिया था। यहाँ तक उन्होंने एक सैन्य अभ्यास में हिस्सा लेने से मना भी कर दिया था। उन्होंने बेंजामिन नेतन्याहू के उस कदम का विरोध किया जिसके जरिए वो अदालत की शक्तियों को कम करना चाहते हैं। और अब इजरायल की मीडिया ने दावा किया कि आने वाले वक्त में बड़ी संख्या में वायुसेना के जवान और पायलट विद्रोह कर सकते हैं। और माना जा रहा है कि पायलटों का यह विद्रोह नेतन्याहू के लिए भारी पड़ सकता है, क्योंकि इन्हीं पायलटों के दम पर इजरायल ने कई बड़े सैन्य अभियानों को अंजाम दिया है। लेकिन अब इजरायल की वायुसेना के वही पायलट नेतन्याहू सरकार के खिलाफ विद्रोह की तैयारी में है, जो कि ईरान से बढ़ रहे तनाव के बीच नेतन्याहू के लिए बुरी खबर साबित हो सकता है, क्योंकि ईरान को परमाणु बम बनाने से रोकने के लिए नेतन्याहू ने कई बार हवाई हमलों की धमकी दी। और उन्होंने यह हुंकार भरी कि उनके घातक लड़ाकू विमान ईरान के ठिकानों पर बम बरसाने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। लेकिन नेतन्याहू की ये धमकी अब हवा में उड़ती दिख रही है, क्योंकि उनके लड़ाकू विमान उड़ाने वाले पायलट उनकी नीतियों से नाराज हैं। ऐसे में आशंका जताई जा रही है कि नेतन्याहू की ईरान पर हमले की योजना धरी की धरी रह जाएगी। इधर पंजाब पुलिस ने खालिस्तान समर्थक और वारिस पंजाब दे संगठन के प्रमुख अमृतपाल सिंह के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी कर दिया। इसके अलावा राज्य के सभी एयरपोर्ट को भी अलर्ट कर दिया गया ताकि वो पंजाब से बाहर न भाग सके, क्योंकि पुलिस को शक है कि अमृतपाल सिंह अपने साथियों की मदद से पंजाब के ही किसी इलाके में छिपा बैठा है। न्यूज 18 को मिली जानकारी के मुताबिक 18 मार्च को अमृतपाल सिंह भेष बदलकर फरार हुआ था। इसके लिए वो जलंधर से करीब 60 किलोमीटर दूर मौजूद एक गुरुद्वारे पहुंचा था, जहां वो करीब 1 घंटे रुका था। उसने ग्रंथी के बेटे के कपड़े पहने और फिर वहां से मोटरसाइकिल से भाग निकला था। अमृतपाल के अलावा उसके 3 सहयोगी भी थे जिसने कपड़े बदले और एक सहयोगी था जिसने कपड़े नहीं बदले। गुरुद्वारे के ग्रंथी ने पुलिस को बताया कि अमृतपाल और उसके साथियों ने बंदूक की नोक पर उन्हें धमकाया और 1 घंटे तक बंधक बनाकर भी रखा था। और पुलिस के मुताबिक उस दौरान अमृतपाल ने ग्रंथी के फोन से ही हरियाणा के रेवाड़ी में रहने वाले एक आदमी से बात की थी, जिससे पुलिस पूछताछ कर रही है। लेकिन इसके बाद भी अमृतपाल पुलिस की गिरफ्त से दूर है और उसकी तलाश में पंजाब पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है। अमृतपाल सिंह का नाम तब सामने आया था जब उसने पिछले महीने अपने समर्थकों के साथ अमृतसर के अजनाला थाने पर हमला बोल दिया था। इस घटना के बाद से ही पुलिस उसे गिरफ्तार करने की कोशिश में जुटी है। 18 मार्च को पुलिस ने अमृतपाल का पीछा भी किया था, लेकिन इसके बाद भी अमृतपाल सिंह पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया। भागने के दौरान उसकी गाड़ी एक टोल प्लाजा से गुजरती भी दिखाई दी। पुलिस के मुताबिक भागने के दौरान अमृतपाल सिंह पहले जलंधर से मोगा की तरफ जा रहा था। पुलिस की तरफ से वहाँ नाकेबंदी की गई थी, जिस वजह से उसने वहाँ से यू टर्न लिया और फिर वापस जलंधर की तरफ निकल गया था। पुलिस का कहना है कि वो आखिरी बार नंगल अम्मिया गांव में मौजूद गुरुद्वारे में दिखा था और उसके बाद से उसकी कोई जानकारी नहीं मिल सकी है। हालांकि पंजाब पुलिस ने अमृतपाल को भगाने में मदद करने वाले कई लोगों को गिरफ्तार कर लिया है, साथ ही मोटरसाइकिल और कार भी बरामद कर ली। लेकिन अमृतपाल सिंह का कोई सुराग नहीं मिल सका है। हालांकि पुलिस उसके साथियों से पूछताछ में जुटी है। यही नहीं, विदेशी फंडिंग मामले में अमृतपाल की पत्नी किरणदीप कौर से भी पूछताछ की गई है। पुलिस के सूत्रों के मुताबिक अमृतपाल की पत्नी खालिस्तान से जुड़ी कई रैलियों में हिस्सा ले चुकी है। सुरक्षा एजेंसियों को शक है कि अमृतपाल विदेश भाग सकता है, इसीलिए नेपाल और पाकिस्तान बॉर्डर पर SSB और BSF को अलर्ट कर दिया गया है। उसे पकड़ने के लिए राजस्थान से लेकर उत्तराखंड तक छापेमारी की जा रही है, लेकिन तमाम कोशिशों के बाद भी अमृतपाल सिंह पुलिस की पकड़ में नहीं आ सका है।